सिंह चौटाला जी। प्रश्न नंबर 5। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसमें हम ज्यादा सोलर पे जा रहे हैं क्योंकि नए जमाने में सब लोग इसी पे जा रहे हैं। हमें इसमें भारत सरकार से न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से 30% सब्सिडी मिलती है और 45% स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो 75% हम सब्सिडी दी जा रही है। इसका एक फायदा ये हो रहा है कि दिन में किसान इस पे लगा रहे हैं और इसका ये फायदा है कि उसको 25% अपने हेड पे पड़ता है, किसान को इसका बड़ा लाभ मिलता है। दिन में पानी, लेकिन तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जब बिजली सस्ती होती थी उसको मिलता था। अब इसका एक तो ये बड़ा फायदा है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो पहले वाले कनेक्शन है उनको जो सोलर पे उन्हें दूसरे पे दिया जा रहा है, उसके लिए हमने हमारी सरकार की तरफ से निर्णय कोई कनेक्शन ऐसा नहीं दिया जा रहा, सोलर पे रखेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र जो बालडा है वो 2011 में उसको डार्क जोन घोषित कर दिया था। उसके बाद में ये रोक भी हटा दी सरकार ने और 2018 तक अनेकों किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था और एक लंबा इंतजार 5 साल हो गए ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए सरकार को। पहले भी कहा है, जो मेरे से पहले कोई विधायक होगा, अब मैं बार बार कहती जा रही हूँ भी हमें ट्यूबवेल कनेक्शंस दो, हमारे पास पानी नहीं है। तो जब सरकार ट्यूबवेल कनेक्शंस देने की बारी आई 5 साल के इंतजार के बाद में, तो जिन किसानों ने आवेदन दिया था, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आवेदन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से कहूंगी कि आवेदन में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं थी कि हम 5 साल बाद अगर आपको ट्यूबवेल कनेक्शंस दे रहे हैं तो वो हम सोलर ट्यूबवेल कनेक्शंस देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि बारडा विधानसभा क्षेत्र जो है वो रेतीला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है और जो भूजल स्तर है पानी का वो 400 फीट तक गहरा है। तो अगर पूरे हरियाणा में ये योजना लागू की है सोलर सिस्टम की, तो हमें सरकार को ये चीज देखनी चाहिए कि एक तो यमुनानगर है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ तो 100 फीट पे ही पानी है और बाडड़ा जो है वह 400 फीट पे है। तो सोलर पंप से हम सिंचाई कैसे कर सकते हैं? जो सोलर पंप है वो पानी उठा ही नहीं रहा। तो किसान जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि 2018 तक जितने भी किसानों ने आवेदन पत्र दिया है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, उन किसानों को सोलर पंप से हटाकर हमें बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाए। स्पीकर महोदय, ऐसा हमने ये करा है कि जितने कनेक्शन 100 मीटर से नीचे के है उसके लिए हमने कहा है कि वो माइक्रो इरिगेशन पे जाए, उसे कनेक्शन उससे देंगे। और जो पहले के कनेक्शन है जिन्होंने ऑलरेडी कनेक्शन लगा रखे हैं उन्हें हमने कहा है कि वो अपने डिक्लेयर करें, जो डिक्लेयर कर देगा उसको कर देगा, पर नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, वो पावर से नहीं दिए जाएंगे। तो इरिगेशन 100 फीट से अगर नीचे है तो उसके साथ अपना उससे जोड़ेगा और नहीं तो उस पर नहीं दिया जाएगा। पर जो पहले चल रहे हैं वो अपने डिक्लेयर करें और उसको फिर हम मानने लगे। पहले सोलर ट्यूबवेल जो चल रहे हैं वो किसानों ने या तो पशुओं के पानी पिलाने के लिए लगाए थे मजबूरीवश, या घरों में पानी तो है ही नहीं ना बाडड़ा में पीने के लिए। तो मैं तो आपके माध्यम से बार बार आग्रह करूंगी और अनुरोध करूंगी मुख्यमंत्री जी से भी कि हमें बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम करें। और जो 2018 में पूरे दादरी जिले के 400 किसान जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई, एक मौका उन किसानों को भी दोबारा देने का करो ताकि वो अपनी फीस जमा करवा के दोबारा ट्यूबवेल कनेक्शंस लगाए। और मैं मंत्री जी आपसे कहूंगी कि आप पिता तुल्य हैं, चाचा जी हैं हमारे, और इतना रहम करो बाडड़ा पे कि आप बिजली जो है वो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो आप हमें दो, क्योंकि सोलर से बाडड़ा में काम नहीं चलने वाला, वहां चल ही नहीं रहा, पत्थर आ रहे हैं, सोलर पंप चल नहीं रहे, तो फिर उस ट्यूबवेल कनेक्शन का फायदा क्या? 5 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 5 सालों से। और अब जब बारी है तो बिजली विभाग ने कंडीशन लगा दी और कि जिनके पास है तो पीने के पानी के लिए कहीं ना कहीं तो आदमी सोलर सिस्टम लगाएगा ना, चाहे वो पशुओं के लिए लगाया चाहे वो खुद के लिए। उस कंडीशन को हटा के हमें बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम आप करो। और मैं तो आपकी बहू हूं, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये तो
देखिए, नहीं, ये उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए मांग की है। माननीय चलिए वो सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अगर सेंटिमेंट्स और फीलिंग की बात होती है तो हम घर में ही कर लेते हैं। ये सदन है तो हमें सदन में अपनी कुछ मर्यादाओं से कहना पड़ेगा। ऐसा है कि जो आपने कहा, मैं थोड़ा फर्क बता दूं। सोलर इतना पॉपुलर है कि जब हम 2 घंटे के लिए खोलते हैं तो हम पे उनके कनेक्शन के लिए ज्यादा आवेदन आते हैं और जो पावर वाले हैं उसके लिए कम आते हैं। अब हमें जो अभी पिछले मैं 1 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, हमें 61,158 आए, जिनमें सोलर के जो है वो है जी 33,810 और दूसरे जो पावर के हैं वो 27,000 है। 33,810 हम 6 महीनों में दे देंगे और 2700 जो 18 इन्हें 1 साल लगेगा देने में, जो 19 से 21 तक 2 साल में हम पे डिमांड आई है। और इसमें क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि 33,810 हम 6 महीनों में दे देंगे और 2700 जो 18 इन्हें 1 साल लगेगा देने में, जो 19 से 21 तक 2 साल में हम पे डिमांड आई है। और इसमें क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कनेक्शन हम कर रहे हैं, कुछ जिन्हें नए कनेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है, विद माइक्रो इरिगेशन कंडीशन कर दिए। पर जो भी आवेदन आए हुए हैं माननीय आप उनको कर दीजिए। 2018 तक जितने भी आवेदन आए हुए हैं, हमारी वो ने जो कहा है मैं उन्हें कहता हूँ अपने पेपर भिजवा दे, मैं इसे एग्जामिन करता हूँ। अगर इन केस हमारे पैरामीटर्स में फॉल इन करेंगे तो मैं इस पर जरूर कंसिडर करूँगा। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा पत्रकार संघ करनाल के सदस्य आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से तथा सारे सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं। श्री वरुण चौधरी जी। प्रश्न संख्या 6। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका रिप्लाई सदन के पटल पे है। अध्यक्ष महोदय, ये हितों के टकराव का मामला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मीटर भी बिजली विभाग के हैं और जांच भी बिजली विभाग के ही प्रयोगशालाओं में हो रहा है। सर, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कि कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो सर, स्वतंत्र प्रयोगशालाओं की बहुत आवश्यकता है। मंत्री जी ने जवाब में लिख दिया कि स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में की कोई आवश्यकता नहीं, जबकि सर जो विवरण मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो मीटर तेज चलते पाए गए हैं वो बहुत कम है। 100 1.5 लाख 1.25 लाख मीटर साल में चेक हो रहे हैं सर विभाग की प्रयोगशालाओं में, और उनमें तेज चलते हुए मीटर सिर्फ 100 मिल रहे हैं, 109 मिल रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यहां कहीं ना कहीं हितों का टकराव। सर, विभाग के ही ट्रांसफार्मर हैं जिनको विभाग अपनी प्रयोगशाला में भी जांचती है और उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रयोगशाला, स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में भी भेजती है। जब खुद विभाग मानता है कि हमें अपने ट्रांसफार्मर्स को खुद जांच करने के बाद स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में भी भेजने की आवश्यकता है, तो जनता से क्या दुश्मनी? जनता जो उपभोक्ता है बिजली के, अगर उनके मीटर भी स्वतंत्र प्रयोगशाला में चले जाएंगे तो इसमें आपत्ति क्या है? सर, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, जनता त्रस्त है, तो उनको कोई ना कोई प्रावधान तो चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा मीटर ठीक नहीं चल रहा, विभाग ही जांच करके कह देता है कि नहीं, तो उसके पास अपील करने का कोई माध्यम क्यों नहीं है? ये मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से। स्पीकर महोदय, माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि हम जब भी किसी का इस तरीके की शिकायत आती है तो उसके बराबर एक पैरेलल मीटर लगा देते हैं जो उसी की चॉइस का होता है, और उसके साथ के साथ वीडियोग्राफी होती है। तो सामने जब 2 मीटर चल रहे हैं उसके बाद आ जाती है। तीसरा जो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र नहीं है, मैं उसमें आपसे एक बताऊं, उसमें स्टेट का भी नहीं है। एक हमारी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ
टेस्टिंग कैलिब्रेशन लैब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसके हमारे 6 लैब और हैं, उसमें भी अगर चेक कराना चाहे तो उसमें 1000 रुपये जमा करवा के उसमें चेक करवा दिया जाता है। अगर उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी है तो 1000 रुपये भी वापस हो जाता है। ऐसा नहीं, ऐसी हमारी 10 और लैब हैं जिनमें कराया जा सकता है। आज तक तो सब स्टेटों में ये सिस्टम चलता रहा, हमारे यहाँ भी आ रही है, सरकार आपकी भी रही है, पहले से ये आ रहा है। तो मैं आप समझ रहा हूँ कोई ऐसा था तो पहले आप कभी सुधार कर देते, ऐसा नहीं, ये चला आ रहा है तब से। सर, मंत्री जी बने हैं, अगर वह प्रणाली में सुधार कर सकते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? या मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि प्रणाली में कभी सुधार होना ही नहीं चाहिए? आपसे कहा है कि जो ये NRLA की जो पहले बनी हुई है, आप मंत्री जी ये बता दें कि ट्रांसफार्मर क्यों भेज रहे हैं आप? ये स्वतंत्र प्रयोगशालाएं में आप ट्रांसफार्मर क्यों भेज रहे हैं? आपकी लैब्स के अंदर भी वो जांच होती है, उसके बाद आप स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में ट्रांसफार्मर्स को भेज रहे हैं, उसका क्या कारण? मैंने आपसे बताया ना, नेशनल है, सारी वीडियोग्राफी होती है, इससे आगे तो कोई और बात हो इससे ज्यादा। मंत्री जी मैंने ट्रांसफार्मर्स का बोला, जब ट्रांसफार्मर्स आप इंडिपेंडेंट लैब्स में भेज रहे हैं तो जनता का मीटर इंडिपेंडेंट लैब में क्यों नहीं भेजा जा सकता? एक अलग इशू है, पर जो इसकी बात आ रही है आपके प्रश्न में, उसमें आप ये बताइए, जब ये हो रहा है उसके साथ वीडियोग्राफी, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। सर वीडियोग्राफी, सर मान लीजिए किसी प्रयोगशाला के अंदर यदि कोई वैज्ञानिक जांच कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, अगर हम वहां बैठ भी जाएं, हमें क्या समझ में आएगा कि वैज्ञानिक क्या प्रयोग कर रहे हैं? क्या हमें समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से जो उपभोक्ता है बिजली के, उन्हें क्या समझ में आएगा कि उनके सामने क्या प्रयोग हो रहा है? अगर आप वीडियोग्राफी कर भी रहे हैं, उससे जनता को लाभ नहीं हो रहा। मैं ये आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूं कि कम से कम जब उपभोक्ता अपील करने का उसको मौका दिया जाए, और अपील के अंदर जब कोई अपील करता है उपभोक्ता कि मैं जो परिणाम बिजली विभाग की प्रयोगशाला के हैं उनसे सहमत नहीं हूं, तो उसको एक प्रावधान बनाया जाए कि वो इंडिपेंडेंट लैब में उसकी जांच मीटर की होनी चाहिए। देखिए ऐसा कुंडू साहब, ऐसा नहीं, बैठ जाइए। चलिए कुंडू साहब, ये आप अपनी हाजिरी लगवाने का काम करते हैं, ये ठीक नहीं है, बताइए। जो कुंडू जी बोल रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं कर रहा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। देखिए स्पीकर महोदय, अब जो हमारे इस वक्त ये कह रहे हैं, इस तरीके के आते हैं, हमारे जितने बिल आए, हमारा लाइन लॉस पहले से कम हुआ, 9.35% आया जी, जो पहले 31% होता था। ये अगर सारा कुछ सिस्टम ठीक है तभी ये इससे हो रहा है। बाकी ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की कोई बात है तो मैं फिर माननीय सदस्य कहूंगा, 1 मिनट आप बैठे, आप जरा अपना कोई सुझाव दें, हम इसमें कंज्यूमर को भी देखेंगे और गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट में देखिए, अगर कोई ठीक बात हुई तो इस पर कंसिडर कर दिया जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है तो कोई खास बात नहीं है। आप हमारे माननीय सदस्य, कोई सुझाव हो और वो अगर प्रैक्टिकल हो सकता है तो उससे सोचा जाएगा। अध्यक्ष महोदय सुझाव तो दे दिया जी, हो गया, उन्होंने मान लिया यार आपका सुझाव। आप क्या कह देंगे कि हाँ भी ये अपील का प्रावधान कर दिया जाएगा, आप इंडिपेंडेंट लैब में मीटर भेज दिए जाएंगे। श्री लीलाराम जी, प्रश्न संख्या 7 जी। क्या लीलाराम जी? अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब उस पे पटल पे है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। और जनता की बहुत भीड़ होती है जी। और अध्यक्ष महोदय, साथ ही जेल के बिल्कुल नजदीक कैथल शहर की, विशेषकर वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी कॉलोनी है, और जेल के जो रास्ता है उसके साथ ही लगता वहां पर बहुत बड़ा स्कूल है, जिससे वहां पर बच्चों को आने जाने में बहुत बड़ी असुविधा होती है। ये पूरे कैथल शहर के लोगों की मांग है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, सरकार से मांग करता हूं कि इस जेल को जितना जल्दी हो सके बाहर शिफ्ट किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे माननीय सदस्य जी ने कहा, अब तक कैथल के लिए डिमांड ना तो हमारे कहीं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने भेजी, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आई है।
वैसे जहाँ जेलों की जरूरत होती है वहाँ हम कर रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों फतेहाबाद करी है। देखिए, हमारी जेलों में कोई 20,000 आदमी इस वक्त उसमें रहने की जो कैपेसिटी है वो 26,000 आदमी हो गया, पर हमारे पास अभी 26,000 आदमी है, कैपेसिटी 20,000 की है। कुछ जेलें हम बना रहे हैं, एक फतेहाबाद में बना रहे हैं, एक हमने भिवानी में एक जेल बढ़ाई है जिसमें 1000 आदमी बढ़ेंगे। ऐसे ही हमने एक दादरी में और प्रपोजल है, उसके लिए कर रहे हैं, पर फतेहाबाद की अब तक कोई ऐसी प्रपोजल नहीं आई। पर अगर कहीं ऐसा है तो उस पर हम गौर कर लेंगे, ये आप भिजवाएं, पर अब तक हमारे पास ऐसा कोई कैथल के लिए प्रपोजल नहीं आई। धन्यवाद। श्री सुभाष गांगुली जी। अध्यक्ष जी, जितने भी विधानसभा के मेरे विधायक बनने के बाद सेशन हुए हैं, मैंने जींद पानीपत रोड को हर सेशन में उठाया है। मुख्यमंत्री जी ने भी 3 अप्रैल 2022 को सफीदों में घोषणा की थी, जींद सफीदों की, और जब भी पिछले विधानसभा के सेशन में भी आपके माध्यम से मैंने टाइम बाउंड करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जो काम ना करना हो उसको वन विभाग की अड़चन बता दिया जाता है। मैं कब और कहां जाऊं, इससे बड़ा प्लेटफार्म मुझे कहीं दिखाई नहीं देता कि कम से कम मेरा जींद पानीपत रोड 4 लेन कब हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले सेशन से लगकर हर सेशन में मैंने इस रोड की हाजिरी लगाई है, जितने आपने सेशन बुलाए हैं। या तो मुझे ये बता दिया जाए इससे सिवा मैं कहां जाऊं इस रोड को बनवाने के लिए, लेकिन नहीं तो इसका टाइम बाउंड किया जाए। इसी प्रकार से मेरा जो दूसरा क्वेश्चन जींद सफीदों असंध रोड का है, ये सिर्फ 7-8 किलोमीटर का एक टुकड़ा बचता है कैथल से सफीदों के लिए, क्योंकि दनौली गांव असंध के एरिया में पड़ता है, कि उसको वहां तक का तो मंजूर हुआ है। ये 8-10 किलोमीटर का टुकड़ा सफीदों से असंध का है जो नाम में जवाब आया है। कृपया करके इसके भी उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसको भी 4 लेन करने की बात की जाए, और जींद पानीपत रोड को कब तक टाइम बाउंड किया जाए, क्योंकि जब भी बात होती है तो वन विभाग की बात कर दी जाती है। वन विभाग भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आता है और पीडब्ल्यूडी भी हरियाणा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। कृपया करके इसके टाइम बाउंड जरूर करवाएं अध्यक्ष जी। एक भी सेशन मैंने नहीं छोड़ा जिसमें मैंने इस रोड का क्वेश्चन ना लगाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात रखी है पानीपत सफीदों जींद रोड की, जींद सफीदों अकेले के लिए, इसके लिए 184.44 करोड़ रुपए CIRF के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होकर स्टेट के पास आ चुके हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए 28 हेक्टेयर जमीन भी हम तलाश रहे हैं, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम दे देंगे कि जो पेड़ इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कटेंगे उनको नई जगह पर वो पैरेलली लगा पाए। एनवायरमेंट क्लियरेंस आने में प्रोजेक्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना टाइम लेगी इस सदन के पटल पर आज नहीं बताया जा सकता। जहां माननीय सदस्य ने बात करी है सफीदों असंध रोड की, और जो ये पैच बताया जा रहा है इसका मैं सर्वे करवा लेता हूं, और अगर हमारे पास राइट ऑफ वे रहेगा वहां पर तो जरूर इसको हम लेंगे। अध्यक्ष जी, अब तो टाइम बाउंड तो जरूर करवा दो, क्योंकि वन विभाग भी तो अपना वो 28 हेक्टेयर जमीन का टाइम बाउंड कर दो। कम से कम वो 15 दिन में दे देंगे, 20 दिन में दे देंगे। कम से कम वन विभाग को जो हमने 28 हेक्टेयर जमीन देनी है उसका तो कोई ना कोई टाइम बाउंड हो जाए, ताकि लोगों को इस सड़क पर चलने का मौका मिले। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल आने हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट टाइम बाउंड नहीं कर सकती। जैसे ही अप्रूवल आएंगे हम 28 हेक्टेयर जमीन जो हमें ऑल्टरनेट देनी है उसका बाय द टाइम इंतजाम कर लेंगे कि इसमें फर्दर डिले ना हो, और 184 करोड़ रुपए जो आया हुआ है वो जैसे ही अप्रूवल आ जाएंगे हम उसका टेंडर फ्लोट कर वो काम शुरू करवाएंगे। श्री संजय सिंह जी। पर्सन संख्या 9। नहीं श्रीमान जी के प्रश्न का भाग उत्पन्न नहीं होता। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो सोना विधानसभा में एक भी कोई कॉलेज नहीं है, और तावड़ू मंडल जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें करीब सैकड़ों गांव लगते हैं, जिसके लिए बहुत आवश्यक है। उस क्षेत्र को देखते हुए जहां तक मैं जिले की बात करूं, पूरे जिले में बहुत सी बड़ी आबादी है जिसमें पॉलिटेक्निक की आवश्यकता है। कृपया करके उसको खुलवाने का कष्ट करें।
अध्यक्ष जी, संजय जी, आपने पूछा है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, और जो आपने इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पूछा है, हमारे वर्तमान में 4 राज्य सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 12 विश्वविद्यालय बी.टेक कोर्स के पेश कर रहे हैं, और राज्य के अतिरिक्त 4 केंद्र सरकारी संस्था हैं विश्वविद्यालय में बी.टेक कोर्स के पेश कर रहे हैं, और एक सरकारी सहायता प्राप्त एक संस्थान भी है जो बी.टेक है। नंबर 2, बी.टेक कोर्स के पेशकश करने के राज्य सरकारी संस्थाओं में विश्वविद्यालयों की सूची प्रवेश स्थिति के तहत संलग्न है। राज्य सरकार की संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सीटों की कुल संख्या 5151 है। 2022 और 23 उनमें से 3394 सीट भरी हैं और 35% सीट खाली हैं। वर्तमान में क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा। जिला नूह में एक सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज, एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से ही कार्यरत है। शैक्षिक में 2022 और 23 में मेवात में इंजीनियरिंग कॉलेज नूह में सरकारी सहायता थे 54% सीट खाली पड़ी है अभी उस पर। सरकार की सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज दूरी तावड़ू से इस प्रकार है। मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज पलवल जिला नूह से मात्र 12 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी से 31 किलोमीटर है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम 37 किलोमीटर है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दूधौला से 37 किलोमीटर है। जेसी बॉस विज्ञान ये 50 किलोमीटर है। राघवेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज जो रेवाड़ी में है 61 किलोमीटर है। इसलिए अध्यक्ष जी सारा नजदीक है कि इसमें सीट पहले ही खाली है, इसलिए क्या है कि उसको उचित नहीं है। हाँ जी, माननीय सदस्यगण, अभी एक छोटी सी कंफ्यूजन में कहूंगा। अनिल विज जी को मैंने बैठने के लिए कहा था, शायद उन्होंने ये समझ लिया कि उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया है, तो मैंने उनको बाहर जाने के लिए नहीं कहा। मैं निवेदन करूंगा कि वो सदन में आए तो रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, नहीं, बाहर जाने के लिए नहीं कहा मैंने। हाँ, उनको कंफ्यूजन कुछ हुई है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां। नेक्स्ट श्री बलराज कुंडू जी। पर्सन संख्या 10। सर, आंसर लेड ऑन द फ्लोर। धन्यवाद। मंत्री जी ने जवाब दिया है हाँ का। मेरे पास अभी एक वीडियो है, मैं आपको भेज भी रहा हूं। मेरी बड़ंबा वाली सड़क पे 2 ट्रक रोड़ी डालकर एक जेसीबी भेज दी, और उसने वो रोड़ा जो है डालने लग रही है, मेरी वीडियो है उसकी भेजूंगा, पूरे रोड पर लूज रोड़ा डाल दिया। वो आने जाने वाले वहां पशु हैं, बैलगाड़ी हैं, गाड़ी घोड़ा सब परेशान हो रहे हैं उल्टा उससे। यानी एक रोड बनाने के लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड होती है वो मेरे ख्याल मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा, आप भी नहीं जानते होंगे। आज वो सिर्फ ये क्वेश्चन लगने की वजह से वहां फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। वहां जितने टेंडर 4-5 टेंडर और भी हो रखे, कोई काम शुरू नहीं हो रहा उनमें, सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो रही है। उन कॉन्ट्रैक्टर से मैंने पर्सनली कर लिया। हालात पता नहीं किस प्रकार के बने हुए, सारे कहते हैं हम तो पहले टूट लिए काम के ऊपर शुरू करा, ये हालात है। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये जो टेंडर हो रहे, पहले तो टेंडर यहाँ इतने लंबे पड़े रहते हैं, उसको अप्रूवल ही बहुत लेट मिलती है। और मेरे तो ये जो रोडों की सड़क हालत है, मैं पिछले 1.5 साल से आपको बड़ंबा का तो पर्टिकुलर, आपको भी बड़ंबा वासी कम से कम 10 बार मिल चुके हैं जो आपके कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसकी हालत आज भी जो है इतनी बुरी है कि आप, मैं वीडियो भेजूंगा देखना, 2 ट्रक रोड़ी और एक जेसीबी है सिर्फ, वो पूरे रोड पर डाल दिया लूज रोड। और मेरा बहु अकबरपुर का जो बाईपास का मैटर है, जो निनाडार समर गोपालपुर को रोड जाता है, 1 किलोमीटर का इतना वरस्ट है कि वहां लोगों का पैदल निकलना भी दुभर हो रखा है। बैसी से खरक, बैसी से गुगाड़ी रोड का वहां पे कुछ भी निकलना मुश्किल है। गड्ढे, इतने गड्ढे हैं कि उसके अंदर 1-1 फुट डाउन करे। 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं बुजुर्गों के वहां पे। हालात इतनी जर्जर है, आप जो काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करिए। पूरे प्रदेश में सड़कें पाड़ के घेर दी, उनके ऊपर वर्क नहीं स्टार्ट हो रहा है। आप खुद मॉनिटर कराइए इस बात पे, नहीं तो मुझे कहते हो तो मैं बहुत सारी वीडियो फोटो आपको रोड वाइज भेज सकता हूं। उस पर कंट्रोल करने की इतनी जरूरत है कि आज पूरे प्रदेश में मैं अनेकों जगह जाता हूं, रोड उखाड़ रखे हैं, टेंडर हो चुके हैं, लेकिन वहां पर काम वर्क प्रोग्रेस में नहीं है।
बहुत लोग परेशान इस बात से। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप इसको पर्टिकुलर मॉनिटर करके इस विषय को सीरियस लेते हुए, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। पर्टिकुलर मेरे साथ लगते जुलाना में कई बार हूं, कम से कम 10 सड़कें पाट रखी हैं। मैं अभी उचाना में गया तो आपके वहां 2-3 सड़कों का बुरा हाल है। ऐसे अनेकों पूरे प्रदेश के अंदर ये हालत है। टेंडर हो चुके हैं लेकिन वर्क प्रोग्रेस में नहीं है। इसको सीरियस लेते हुए आप इसको डिपार्टमेंट की विभाग की कार्रवाई करें, एक एक वर्क को मॉनिटर करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात कही कि बजरी और रोड़ा गिरा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, ये भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। सड़क का काम पोस्ट मानसून शुरू होता है। मानसून के बीच में रोड वर्क्स को बंद कर दिया जाता है। ये प्रैक्टिकलिटी दुनिया भर में अपनाई जाती है। उसके बावजूद भी 62 लाख रुपए आपके ये जो बलंबा वाला पैच है इसके लिए मंजूर हो गया। इंटरलॉकिंग पेवर्स रोडे के ऊपर बिछेंगे जिससे वो सड़क जल्द फुली मोटरेबल हो जाएगी। जो आपने दूसरी सड़क कही वो मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है और उसके लिए 90 लाख रुपए का टेंडर फ्लोट हो चुका, जो 2024 के मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ये काम जो है आपका, ये 11वें महीने की कंप्लीशन डेट है, उससे पहले कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया जाए। तो बताऊं, वो जो पोर्शन है बहु अकबरपुर का, वो 2 रोड निकलते हैं, निडाना और समर गोपाल। ये पोर्शन पिलुड़ी के अंदर आता है, वो उसके अंदर नहीं आता है। और रही बात आपने जो मानसून से पहले की बात कर रहे हो, तो काम शुरू करना, इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो मानसून से पहले उन रोडों को उखाड़ के क्यों डाल दिया पब्लिक को परेशान करने के लिए? वो मानसून के बाद में उस रोड को डिसमेंटल करते, उसके बाद उस पर काम शुरू करते। ये बात भी तो प्लानिंग का हिस्सा डिपार्टमेंट को देखनी चाहिए कि नहीं? भाई आप मानसून से पहले, बरसात में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। अब उस रोड को उखाड़ के आप डाल रहे हो और बरसात में उसका क्या हाल होगा? आपके यहाँ के कई रोड बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। लोगों को 10-10, 15-15 मिनट घूम के अपने गांव में जाना पड़ रहा है इसकी वजह से। ये प्लानिंग वो पार्ट डिपार्टमेंट को देखनी होती है। अगर वो नहीं कर सकते मानसून के अंदर, उनको पता है भाई मानसून में बरसात में रोड का काम नहीं चलेगा, तो उसको उखाड़ने का क्या अधिकार बनता है उनको? वो उखाड़ने नहीं चाहिए उनको। वो भी प्लानिंग के तहत उखाड़ने, बरसात के बाद में उखाड़ने चाहिए। भव्य विश्नोई जी, प्रश्न संख्या 11। सर, आंसर लेट ऑन द फ्लोर। अध्यक्ष महोदय, आदमपुर उपचुनाव से पहले मंडी आदमपुर बाईपास से बस स्टैंड रोड के निर्माण के लिए जब हमने एचएसवीपी के अधिकारियों से बात की तो हमें बताया गया था कि एचएसवीपी की कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी बीएनआर विभाग को दे रखी हैं, जिनमें मंडी आदमपुर बाईपास से बस स्टैंड चौक की सड़क, बीडीपी ऑफिस से हनुमान मंदिर की सड़क भी शामिल है। बल्कि हनुमान मंदिर की सड़क आपके विभाग द्वारा हाल ही में बनाई भी गई थी। जवाब में आपने लिखा है कि ये सड़क एचएसवीपी के पास है, वो कह रहे हैं कि सड़क आपके पास है। तो आप दोनों के बीच के जो असमंजस है, इसके कारण आदमपुर के आम जनमानस को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस कंफ्यूजन को सुलझाया जाए और यदि ये सड़क एचएसवीपी के पास है भी तो भी इसको बीएनआर के अंदर लाकर इसका निर्माण किया जाए, क्योंकि आपके पास बजट भी ज्यादा है। साथ ही मंडी आदमपुर से सदलपुर रोड, मंडी आदमपुर से काबरेल वाया सीसवाल रोड, हिसार से बगला घुड़सार रोड के निर्माण के जवाब में आपने लिखा है कि ये वर्तमान में आपके विभाग के विचाराधीन नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि गंभीरता के साथ और तुरंत प्रभाव के साथ इन सड़कों पर विचार किया जाए, क्योंकि ये हमारे हल्के की सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से हैं। यदि मैं कहूं कि ये जो तीनों सड़कें हैं ये आदमपुर हल्के के 80% गांवों को मंडी आदमपुर से जोड़ते तो शायद गलत नहीं होगा। रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर आम जनमानस यात्रा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर खड्डे ज्यादा और सड़क कम है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है और सवाल भी है कि इन सभी मार्गों का निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार द्वारा कब तक मिल पाएगा? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है कि एचएसवीपी या पीडब्ल्यूडी ओनरशिप किसकी है, ये क्लियर हो कि ओनरशिप एचएसवीपी की है। जिस दिन हमें हैंडओवर कर दी जाएगी हम उसको टेकअप करेंगे। दूसरी चीज, जहां आपने ये एक एलसी 113C के ऊपर बात की, वहां राइट ऑफ वे नहीं है, ब्रिज बनाया जा नहीं सकता। जहां आपके बरवाड़ा से लेकर और भादरा तक वाया अग्रवाल आदमपुर ये जो सड़क का है, इसको हमने 2 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया
कि 3 नेशनल हाईवेज का कनेक्शन है, एनएच इसको टेकअप करे। उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया, तो फेज्ड मैनर में पहला फेज हमने बरवाड़ा से लेके अग्रोहा तक इसको वाइडन करने का काम किया है, और आपका जो अब अग्रोहा से लेके आदमपुर का है ये अंडर कंसिडरेशन है। इसमें राइट ऑफ वे अगर हमारे पास पूरा रहेगा तो इसको भी आगे 4 लेन हम टेकअप करेंगे। जहां छोटे रस्तों की बातें हैं, ये रास्ते कई मार्केटिंग बोर्ड के भी हैं और कई पीडब्ल्यू के हैं, और प्रत्येक रास्ता आज के दिन या तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है, और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के जो बाहर वो एमएलए प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर 25 करोड़ रुपया हर विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने लगाया गया, जिसमें अधिकतम टेंडर्स जो हैं वो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से फ्लोट हो चुके, और मॉनसून के तुरंत बाद उन पे काम चला जाए। प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप ये सोचें कि फंड्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, स्टेट का अपना एक कैश फ्लो है। एनएचएआई तो बॉन्ड्स और इस तरीके से फंड्स इकट्ठा कर लेती है, हमें स्टेट हेड से पैसा मिलता है, और इस बार 3200